नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन एट 9। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य भर की तमाम खबरें। चलिए करेंगे शुरुआत। तो पहली खबर है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह 6 जनसभाओं को इस बीच संबोधित करेंगे। इसके अलावा 2 रोड शो भी किए जाएंगे। सबसे पहले पीएम मोदी बीदर जिले के हमूनाबाद जाएंगे। सुबह 11 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री विजयपुरा में करीब 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। विजयपुरा के बाद पीएम बेलगांव जिले के कुडाची जाएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम बेंगलुरु नॉर्थ में रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि इस साल पीएम मोदी चुनाव प्रचार से पहले कर्नाटक का 8वां दौरा कर चुके हैं। आखिरी बार उन्होंने 9 अप्रैल को यहां पर दौरा किया था। सूरत की सेशन कोर्ट से राहत न मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनः विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीते 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। अगली खबर दिल्ली से, जहां भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कैनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है। पहली एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर है, वहीं दूसरी एफआईआर अन्य महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने दोनों मामलों में जांच अब शुरू कर दी है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों की शिकायत पर याचिका पर सुनवाई की गई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले पर बीजेपी पर पलटवार किया। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जेल में नियमों में जिस संशोधन के जरिए आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता खुला, वो 2016 में केंद्र की ओर से लागू किए गए मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार है। उन्होंने कहा कि 27 लोग रिहा हुए, लेकिन एक ही आदमी की चर्चा क्यों हो रही है? इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने आनंद मोहन, सुशील कुमार मोदी की एक तस्वीर भी दिखाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। सभी जिलों में शिविर लगाकर रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इन दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान आवेदन प्रक्रिया के लिए आयोजित शिविरों में शामिल होकर लाभार्थी बहनों से संवाद किया। योग केंद्र ईदगाह हिल्स पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 1 करोड़ 20 लाख बहनों ने इसके लिए आवेदन भरा है। अगर एक घर में 2 बहुएं हैं तो दोनों को इसके तहत हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें, सीएम शिवराज भोपाल के बरखेड़ा रशीदिया स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बहनों के फॉर्म भरवाए, उनके साथ गाने भी गाए। बहनों से संवाद के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काफी खुशी में नजर आए। यहाँ पे उन्होंने लाभार्थियों की बहनों के साथ भी वाद्य यंत्र बजाया, गाना गाया। इस दौरान महिलाएं भी खुशी खुशी के साथ उनके गाने में शामिल हुई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के बाहों में इंदिरा गांधी ने अंतिम सांस ली। उनके पति देश के लिए शहीद हुए। जिस महिला ने पीएम पद को ठुकराया हो, वे आज देश में पक्ष विपक्ष में सबसे सम्मानीय है। जिनके दिल में खुद में संस्कार हो, वे इन सबका सम्मान करते हैं। उन पर ऐसी टिप्पणी बीजेपी के लिए नए रूप को दर्शाती है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो यूपी में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी लगातार प्रदेश के हर जिले में जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, काशी चमक चुकी है, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मथुरा वृंदावन के कायाकल्प का काम चल रहा है। अब नैमिषारण्य की बारी है। काशी विश्वनाथ धाम की तरह नैमिषारण्य का कायाकल्प होने के बाद यहाँ धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, जिससे हर सेक्टर में रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर पैदा होंगे। और अब बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने
कर्नाटक में बीजेपी विधायक बासनगुड़ा के उस बयान का विरोध किया जिसमें बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को विष कन्या कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सोनिया गांधी को विष कन्या कहा जा रहा है। अब इस बयान पर मोदी और शाह क्या कहेंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा समझ आ रहा है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था और पीएम की तुलना जहरीले सांप से कर दी थी। अब इसके बाद राज्य में बीजेपी विधायक ने यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या कह डाला। इससे अब राजनीतिक पारा चढ़ गया है। 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन का पुनर्गठन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 33 पदाधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, एचपीएससी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर केसी बांगड़ और वरिष्ठ नेता अनंतराम तंवर को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर राज्य मंत्री अनूप धानक, विधायक ईश्वर सिंह, विधायक अमरजीत टांडा, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, पूर्व विधायक भागीराम, वरिष्ठ नेता राव कंवर सिंह कलमाड़ी और कुमारी फूलवती को नियुक्त किया गया। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में महंगाई राहत शिविर का उद्घाटन किया है। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने एक जनसभा को संबोधित किया। कहा कि चाहे विपक्ष मुझ पर कितने ही बेतुके बयान लगा दे, लेकिन मैं जनता की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। मैं जनता के लिए घर भी बनवाऊंगा। इस दौरान सीएम ने जनता को नसीहत देते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, अब कुछ भी बोलना गुनाह है। इसलिए अब जनता, देश में और प्रदेश दोनों में संभल कर सही प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा। अगली खबर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कल रात नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। रात के 8:15 बजे जस्टिस एएस बोपन्ना हेमा कोहली की बेंच कोर्ट में विशेष सुनवाई के लिए बैठी और बेंच ने कोलकाता हाई कोर्ट के जज और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के एक आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के निर्देश के तत्काल बाद जस्टिस गंगोपाध्याय का आदेश जारी करना उचित नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के रुख पर अपनी सहमति जाहिर की। कहा, जस्टिस गंगोपाध्याय को ये आदेश नहीं पारित करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन होने जा रहा है। लेकिन विमोचन होने से पहले पुस्तक सियासी सरगर्मी का पारा और चढ़ गया, जहां हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के बीच सोशल मीडिया पर सियासतवाद चल रहा है। इसी के बहाने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरीश रावत को घेरा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत की पुस्तक कांग्रेस को ही धराशायी करने सकती है, क्योंकि आज तक हरीश रावत ने जो बोला है, जो लिखा, उसका विरोध कांग्रेस के अंदर ही होता आया है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां चुनावी प्रचार के दौरान सीएम बसवराज बोम्मई ने चुनावी रोड शो में भाग लिया। कुलबर्गी में रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की मजबूत लहर है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर आसीन होगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई जाएगी। बोम्मई ने कहा कि मैं पिछले 35 साल से राजनीति में हूं, मैंने हर तरह की राजनीति देखी और ये भी देखा कि लोग कैसे मतदान करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की नब्ज को जानता हूं और इन सब को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि 13 मई को बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत केरल के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ने कुन्नूर के तलीपरम और राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय वेशभूषा धारण की हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश और देश की खुशहाली, सुख समृद्धि की कामना की। इधर विल्लुपुरम में सीएम एम.के. स्टालिन ने जिले की समीक्षा बैठक में भाग लिया है। इस दौरान सीएम ने विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी दी, साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं सीएम स्टालिन ने कहा कि लोगों को पेयजल सुनिश्चित करने, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करने वाली परियोजनाएं जिला प्रशासन के लिए प्राथमिकताएं होनी चाहिए। इसके अलावा स्टालिन ने
सीएम ऑन फील्ड विजिट कार्यक्रम की शुरुआत भी की, जिसका उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं का लाभ हर लाभार्थियों तक पहुंचाना। इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे जो ओडिशा से है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू कोरोना के आदिवासी स्कूल का दौरा किया है और स्कूल के बच्चों के साथ डांस किया। इस दौरान सीएम सोरेन ने कहा कि ओडिशा में बड़ी संख्या में आदिवासी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये शिक्षा उनके मुफ्त में दी जा रही है। यहाँ 40,000 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने का हमारा ये प्रयास है। कुछ चीजें हमारे राज्य और ओडिशा में सामान्य है, जैसे कि झारखंड और ओडिशा के कई जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में बच्चों का भविष्य अंधकार में न हो, इसके लिए समान व्यवस्थाएं दोनों राज्य में, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र को खत्म किया जा सके और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दी जा सके। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों और बैंक ऋण के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए प्रदेश में इससे जुड़ी योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया जाए। बैठक की अध्यक्षता करने वाले उन्होंने कहा कि स्वरोजगार वाली महिलाओं के उत्पादकों को बेचने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ टाई अप करने की दिशा में काम किया जाए। इसके अलावा अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है। बता दें कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन लगातार फरार है। वहीं पुलिस ने अब शाइस्ता के साथ अशरफ की पत्नी जैनब की भी तलाश तेज कर दी। अतीक की बीवी शाइस्ता की बिना बुर्के की कुछ तस्वीरें पुलिस के हाथ लगी थी, लेकिन जैनब का चेहरा साफ नहीं था, जिसके कारण उसकी तलाशी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब अशरफ की बीवी जैनब की भी तस्वीरें सामने आ गई हैं। एक तस्वीर में शाइस्ता परवीन के साथ लाल जोड़े में सजी दुल्हन दिख रही है। ये कोई और नहीं, अतीक के छोटे भाई अशरफ की बीवी जैनब है। देवरानी और जेठानी की जोड़ी पुलिस को प्रयागराज से लेकर कोलकाता तक तलाश रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अतीक अहमद की पत्नी और अशरफ की बीवी ये तस्वीरें माफिया के ससुराल से मिली हैं। अतीक का ससुराल प्रयागराज के चकिया में है, तो शाइस्ता के पिता यूपी पुलिस में सिपाही रह चुके हैं। हाथ लगी ये एल्बम करीब 20 साल पुरानी यानी कि 2003 की है। ये वो वक्त था जब अतीक का राजनीतिक रसूख और आतंक दोनों का सिक्का चल रहा था। अब खबर है महाराष्ट्र से, जहां मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 3 जगहों पर छापेमारी की है और 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 40 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है। आपको बता दें कि गोरेगांव और माहिम इलाके में छापेमारी कर ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 369 नए मरीज मिले। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या में 2521 पहुंची है। वहीं बीते 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में 2 मरीज रायपुर जिले के हैं, जबकि 1 मरीज बलौदाबाजार जिले से है। आपको ये भी बताएं कि 28 अप्रैल को 4967 सैंपल्स की जांच थी। राहत की बात तो ये भी है कि 512 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। प्रदेश में फिलहाल पॉजिटिविटी जो दर है 7.43% है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बिलासपुर में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 21,000 भारतीय जिद्दा पहुंच चुके हैं। लोगों को निकालने के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंद्रे मपाक्ची ने कहा है कि पोर्ट सूडान के तैनात INS सुमेधा भी संकटग्रस्त देश में 300 यात्रियों के लिए जिद्दा के लिए रवाना हो गए हैं। ये INS सुमेधा का 13वां जत्था है जो भारतीयों को वापस लेकर जिद्दा जा रहा है। देश के बड़े शहरों के लोग इस साल हिमाचल की रसीली चेरी का स्वाद नहीं ले पाएंगे। मौसम की मार से इस साल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले महज 15 से 20% ही चेरी का उत्पादन हो पाया। जहां चेरी पर सूखे की मार अब पड़ रही है, वहीं इन दिनों बारिश
और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट के चलते फसल को नुकसान पहुंचा। इस साल चेरी सीजन करीब 2 हफ्ते लेट है। हिमाचल से चेरी दिल्ली होते हुए मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुजरात तक भेजी जाती है। हिमाचल में सबसे अधिक चेरी उत्पादन शिमला जिले में होता है। वहीं उत्पादन कम होने के चलते सीजन की शुरुआत में बागवानों को रिकॉर्ड रेट मिल रहे हैं। आईपीएल के 16वें सीजन के 38वें मुकाबले में लखनऊ ने पंजाब किंग्स को 56 रनों से हरा दिया है। मोहाली में खेले गए मुकाबले में पंजाब के खिलाफ लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 257 रनों का स्कोर बनाया है। वहीं पंजाब की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 201 रनों के स्कोर बनाकर सिमटी। इधर लखनऊ की तरफ से यश ठाकुर ने 4 और नवीन ने 3 विकेट झटके। साथ ही जीत के लिए लखनऊ के 8 मैचों में 5 जीत और 3 हार के साथ ही 10 अंक हो गए हैं। टीम अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स के बाद दूसरे स्थान पर पहुंची है। वहीं पंजाब की ये 8वें मैच में चौथी हार रही है। टीम 4 जीत और 8 अंक के साथ छठे स्थान पर। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक का दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कर्नाटक में ओडुपी में चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। कर्नाटक दौरे पर अमित शाह का बयान भी सामने आ गया। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर जेल भेजा। जेडीएस कांग्रेस की बी टीम के तौर पर अब चुनाव लड़ रही है। ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह कहते नजर आए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि कर्नाटक का जो दौरा है लगातार बेहद खास माना जा रहा है। चुनाव नजदीक हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते चाहे बात हम बीजेपी की कर लें, चाहे हम कांग्रेस की कर लें, लगातार यहाँ पर जनसभाओं का सिलसिला चल रहा है। इसी के साथ साथ एक दूसरे पर कटाक्ष भी किया जा रहा है, बयानबाजी भी सामने आ रही है। जिस तरीके से आपको याद होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया था, निशाना साधा था। इसके बाद अपने बयान से वो पलटे थे। इसी बीच ये भी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया पीएफआई पर बैन लगाकर जेल भेजा गया है मोदी जी के द्वारा। यही जेडीएस की बात करी है। जेडीएस कांग्रेस की बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ रही है। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक का दौरा, जो कि ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि तमाम चुनावी जनसभाओं को संबोधित यहां पर किया जा रहा है। ये जो चुनाव है ये कांग्रेस और भाजपा के बीच में, यहां पर कहीं जेडीएस नहीं ये समझकर चली है। जेडीएस कांग्रेस की बी टीम है। जो जेडीएस वाले जीतेंगे वो सीधा काउंटिंग के बाद कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे। तो जेडीएस को वोट देने का मतलब है कांग्रेस पार्टी को वोट देना। और मित्रों, कांग्रेस को वोट देने का मत है फिर से पीएफआई पर से बैन उठा लेना। इस बीच अगर बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कर्नाटक का दौरा, 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया जाएगा। बसवनगुड़ी में रोड शो में शामिल होंगे। शाम 5 बजे बसवनगुड़ी में भी रोड शो किया जाना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह का ये कर्नाटक का दौरा काफी मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया जाएगा। लगभग दोपहर 12:20 में कृष्णराज ने चुनावी सभा की है। दोपहर 2:30 बजे श्रीरंगपटना में जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। शाम 5:30 बजे की बात करी जाए तो बसवनगुड़ी में रोड शो में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। तो फिलहाल आपको बता दें कि तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, चाहे बात हम बीजेपी की करें, कांग्रेस की करें, तमाम जो बड़े नेता हैं उनका जमावड़ा इस वक्त कर्नाटक में लगा हुआ है। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, 10 मई को चुनाव होने हैं, उसी को लेकर जद्दोजहद से बीजेपी इस वक्त ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार अभियान में जुटी हुई है। तो ना सिर्फ आपको बता दें कि तमाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट शामिल की गई है, लिस्ट बनाई गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं जो कि चुनावी प्रचार में शामिल हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान भी इसका हिस्सा बने और इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा का दौरा भी लगातार आपने देखा है। अमित शाह लगातार बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। इस बीच आज आपको ये भी बता दें कि जो खबर आ रही है वो ये कि राजनाथ सिंह का भी कर्नाटक का दौरा है। तो 2 चुनावी सभाओं को आज संबोधित किया जाना है। बसवनगुड़ी में भी रोड शो का आयोजन होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से
चुनाव में अपने आप को झोंक चुकी है और चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इस बीच आपको याद होगा कि बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए वर्चुअली संवाद भी यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां कृष्णानंद राय हत्याकांड में आज बड़ा फैसला आना है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ये बड़ा फैसला सुनाएगी। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी इसमें मुख्य आरोपी हैं। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। कृष्णानंद राय पर करीब 500 राउंड फायरिंग हुई थी और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले पर अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी जो कि मुख्य आरोपी हैं, आज इस पर फैसला आएगा। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की सरे बाजार किस तरीके से हत्या कर दी गई थी, वो लगातार वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। 500 राउंड फायरिंग की गई थी। ये आज बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस वक्त जेल में बंद है मुख्तार अंसारी और आज कृष्णानंद राय हत्याकांड में एक बड़ा फैसला एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा। इस बीच आपको ये भी बता दें, बड़ी खबर है, अशरफ के साले पर पुलिस का शिकंजा कसा है। सद्दाम पर बढ़ा दी गई है इनाम की राशि। अशरफ के साले सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की इनामी राशि की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के बहनोई हैं सद्दाम, जिन पर इनाम की राशि को बढ़ाया गया है। आपको बता दें, लगातार खबरें सामने आ रही थी किस तरीके से अशरफ का जो बहनोई है सद्दाम, अशरफ का बहनोई सद्दाम, जो कि वह भी कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। अब इस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इसी के साथ नेशन@9 में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए।